Hello student, माय नेम इज़ कैलाश शर्मा एज वेल एज जैसा आप जानते हो बेटा। तो 12th क्लास आपको मैं विद्युत परिपथ वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ। ठीक है, तो अपने जो अब कोर्स में आएगा इस बार वो किरचॉफ्स लॉ, तो मैंने बता दिया किरचॉफ लॉ बता दिया आपको, 2 दिन में बताया है वो, 3 दिन में इवेंट। तो आप उसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, आपको आना चाहिए वो। अब इसके बाद बेटा इसमें कुछ प्रायोगिक युक्तियाँ दे रखी हैं। तो प्रायोगिक युक्तियाँ इसमें 3 हैं। कौन कौन सी हैं इसमें? इसमें है मीटर सेतु है, मीटर सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, और एक आपका और है विभवमापी। ठीक है, ये तीनों पढ़ने और बहुत ही ईजी है। इनमें से कोई एक ज़रूर पूछा जाता है, तो ये आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ये ज़रूर पूछा जाता है और आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन ये है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसकी रचना, कार्यप्रणाली व सिद्धांत को समझाइए। ये कैसी युक्ति है? ये एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए कि आपसे कोई कह दे कि ये वायर है, अब ये वायर है और बोलेगा कि इस वायर का प्रतिरोध बता दो कैसे, कितना है। तो हमें कैसे पता चलेगा इसका प्रतिरोध कितना है? तो हम क्या करते हैं कि हम 3 वायर ऐसे ले लेते हैं जिनका हमें मान पता हो पहले से कि वो कितने ओम के हैं। अब उन 3 वायरों से चौथे वायर की तुलना करके हम ये पता कर लेते हैं कि वो चौथे वायर जो है उसका जो अज्ञात हमें दिया गया है उसका प्रतिरोध कितना है, इस युक्ति की सहायता से। ठीक है, ये हमारी मदद करती है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में। ठीक है, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया, ध्यान सुनिएगा, ऐसी युक्ति का निर्माण किया जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इस युक्ति को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो, इसलिए व्हीटस्टोन सेतु। अच्छा, अब इसके बाद ये हो गया आपका व्हीटस्टोन सेतु हो गया। ठीक है, इसमें 4 प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 प्रतिरोध चतुर्भुज आकृति में जुड़े होते हैं। 4 प्रतिरोध P, Q, R, S, 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। बीच में यहाँ धारामापी लगा दी है मैंने। धारामापी मुझे बताएगी कि करंट कैसे इधर उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस भुजा में करंट है कि नहीं है, देखेंगे, आगे बताता हूँ मैं। कुल मिला के अभी देखो 4 प्रतिरोध है, एक P है, एक Q है, एक R है, एक S है। बीच में ये वायर गया है, इसमें इस वायर में, ये वायर है, इस वायर में धारामापी लगी है और कुंजी लगी है K2। और ये सारा जो सर्किट है वो यहाँ से होते हुए कुंजी K1 से V वोल्ट से होते हुए धारा नियंत्रक RS से जुड़ा हुआ है। इसे कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या नाम है इसका? धारा नियंत्रक। क्या क्या नाम है इसका बेटा? धारा नियंत्रक। ठीक है, नियंत्रक, धारा नियंत्रक नाम है इसका। ठीक, मैंने पहले लिख के रख लिया है इसको ताकि आप इसी में अच्छा से राइटिंग में बढ़िया से समझ पाएँ, फिर जल्दीबाजी होती है उसमें। ठीक, तो इसमें 4 प्रतिरोध PQRS समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में जुड़े होते हैं। BD भुजा में धारामापी G तथा कुंजी K2 कह दो, इसको K2 लगी होती है। संपूर्ण परिपथ को धारा नियंत्रक, रेहोस्टेट कहते हैं इंग्लिश में इसे, धारा नियंत्रक RH, R स्मॉल h है ये छोटा सा, से होते हुए V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं वर्किंग। वर्किंग कैसे होती है जरा ध्यान से सुनो। शुरुआत में क्या करते हैं, सबसे पहले कुंजी K1 को चालू कर परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। अब जैसी धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से जाके धारा 2 भागों में बट गई। मान लो यहाँ से धारा जा रही थी कितनी, I, अब I 2 भागों में बट गई, एक I1 और I2 2 पार्टों में बट गई। अच्छा, जैसी धारा जाती है तो इस कुंजी K2 को चालू करने पर, कुंजी K2 को चालू करने पर अब क्या होता है, कुंजी K2 को जब चालू करते हैं तो सिस्टम ये होता है कि कुंजी K2 को चालू करने पर इस वाले तार में भी धारा आने लग जाती है। अब इस वाले तार में धारा आती है तो अब हम इसे बैलेंस करते हैं। अब हम इसे बैलेंस करते हैं, अच्छे से बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब क्या है? बैलेंस करने का मतलब है कि इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से सेट करो कि इस वाले तार में धारा ही नहीं बहे। जब इस वाले तार में धारा नहीं बहेगी वो कंडीशन तब होगी जब बिंदु B और बिंदु D का जो विभव है वो समान हो जाए। बिंदु B व बिंदु D का जो विभव है वो समान हो जाए। भाई जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव यहाँ हो जाए। जब दोनों के विभव समान हो जाएंगे तो धारा ना तो इधर से इधर आएगी ना इधर से इधर जाएगी, क्योंकि सम विभव बिंदुओं के बीच में धारा प्रवाहित ही नहीं होती।
समविभव बिंदुओं के बीच में धारा प्रवाहित नहीं होती। धारा तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो अगर ऐसा हो जाए वी बी बराबर वी डी हो जाए तो ये संतुलन अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ये संतुलन अवस्था कहलाती है। हमें ऐसा सेट करना होता है। तो ये प्रतिरोध पी क्यू आर एस इस तरीके से सेट किया जाता है कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो, यानी कि धारा मापी में जो विक्षेप है, यानी कि जो इसकी सुई है, ये जो धारा, ये जो जी है वो ऐसे धारा मापी होती है। ठीक है, तो इस ये इधर उधर सुई हिले नहीं, बिल्कुल बीच में जीरो पर रहे। जीरो पर रहती है तो समझ जाते हैं कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा तो आओ जरा मैं इसको बता देता हूँ। सर्वप्रथम कुंजी K1 को चालू कर परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है। कुंजी K2 को चालू कर प्रतिरोधों PQRS को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो। इस स्थिति में BD भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है या धारा प्रवाह नहीं होता है। अतः बिंदु B व D समविभव बिंदु बन जाते हैं। यह सेतु की संतुलन अवस्था कहलाती है। यह सेतु की संतुलन अवस्था कहलाती है। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन इसे कहते हैं, सेतु की संतुलन अवस्था। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया जरा देखो। जैसे ही इसमें धारा गई और इसमें विक्षेप जीरो आ गया। विक्षेप जीरो आने का मतलब जो करंट का जो ड्रॉप है, सही है क्या, जो या पोटेंशियल ड्रॉप है वो इधर की ओर हो ही नहीं रहा है, न तो इधर से इधर की ओर, न इधर से इधर की ओर हो रहा है। तो अगर ये I1 धारा गई है, यहाँ पर I1 धारा गई है तो यहाँ से I1 ही चली जाएगी, क्योंकि अंदर तो कुछ जाने वाली है नहीं, कोई धारा जाने वाली है नहीं, तो यहाँ से सीधे इधर चली जाएगी ये धारा। समझ गए ना मेरी बात को। यहाँ से I2 हुई है तो ये इधर से होती हुई चली जाएगी, फिर I1 I2 आएंगी, दोनों इधर फिर ऐड हो जाएंगी, फिर ये I1 प्लस का I2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब हमने क्या किया कि क्या करें। हमने कहा साहब अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये और ये समांतर क्रम में, तो हमने कहा इस पर जो विभवांतर होगा वही यहाँ विभवांतर होना चाहिए। तो हमने कहा VA माइनस VB जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए VA माइनस का VD। VA माइनस VB बराबर VA माइनस का VD। सही है क्या, क्योंकि इन बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वही इन बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा। तो मैंने कर दिया। अब यहाँ V बराबर क्या होता है IR, तो क्या कर दिया I1 इंटू P, क्योंकि P प्रतिरोध है, I1P, और यहाँ क्या है I2R इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है VC माइनस का VB, ऐसे ही ये VC माइनस का VB, ये भी समांतर क्रम में, तो इनके भी बराबर होने चाहिए विभव, तो इनके विभव बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी कर दिया मैंने I1Q और यहाँ कर दिया I2S इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड का डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया, I1 कैंसिल हो गए, यहाँ से I2 कैंसिल हो गए, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। सही है क्या, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। सही है क्या, ये जो संबंध आया है, ये बेटा जो संबंध आया है वो सेतु की संतुलन अवस्था में आया है। किस में आया है, संतुलन अवस्था में आया है। ये संबंध सेतु की संतुलन अवस्था में आया है, ये ध्यान रखिएगा आप और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से जानिएगा। ये सेतु की संतुलन अवस्था में आया है। समझ गए क्या, अच्छे से आ गया प्रॉपर वे में। ठीक है, बस ये था इसमें। और अज्ञात प्रतिरोध, मान लो S वाला जो है वो अज्ञात प्रतिरोध है, ये मुझे ज्ञात है। तो अगर मुझे 1 2 3 पता है और संतुलन मैंने कर लिया इनका, तो जाहिर है R और Q और P की जो सहायता से S को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अज्ञात प्रतिरोध हो गया और ये निकाल लिया। अब आप नीचे कुछ लाइनों में लिख सकते हैं बेटा, क्या मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स तथा कैरी फॉस्टर सेतु। मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स तथा कैरी फॉस्टर सेतु। कैरी फॉस्टर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, कोई पूछे कि कौन कौन सी युक्तियां जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ये है जो करती हैं। ठीक है, अच्छा अगला और सेंटेंस लिख लीजिए आप। PQRS के मान समान होने पर, लगभग समान होने पर सेतु की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। यानी सेतु की सुग्राह्यता मतलब सेंसिटिविटी बढ़िया रीडिंग देता है, अच्छी। अगर ये लगभग समान मान के हैं तो अच्छी रीडिंग देता है। ठीक है,
तो सेतु की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। अच्छे से लिख लीजिए क्या है कि PQRS के मान लगभग समान होने पर सेतु की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर कर लीजिएगा इसको और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? ठीक, अच्छे से नोट कर लीजिए, बढ़िया नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये हटा दूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, यही सारा अब आप इसको अगर आप करना चाहें, ढंग से देखना चाहें, इसको अगर आप अच्छे से करना चाहें तो इसको आप किरचॉफ नियम से भी प्रूफ कर सकते हो। कौन से नियम से प्रूफ कर सकते हो इसको बेटा? किरचॉफ के नियम से। ठीक है, तो सारी जो थ्योरी है वो तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक तो थ्योरी उसमें ही लिखोगे। आपसे कहे किरचॉफ के नियम से सिद्ध कीजिए, किससे कहे? किरचॉफ के नियम से। तो दोबारा नोट करिएगा यही सारी थ्योरी और किरचॉफ के नियम से इसको प्रूफ कर सकते हैं आप। कैसे? देखो ज़रा, किरचॉफ के नियम से कैसे करते? मान लो यहाँ से ये I1 गई है, आप ये सपोज कर लो कि जो I2 है इस वाले तार में कोई धारा आ रही है IG का मतलब है जो धारा मापी में जो धारा प्रवाहित हो रही है IGI। अब यहाँ जब IG आएगी तो यहाँ से I2 आ रही है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? यहाँ पर आएगी I2 प्लस का IG। ठीक है, और यहाँ पर कितनी आएगी? ये I1 आ रही थी, अब I1 में से IG निकल गई तो यहाँ कितनी बचेगी? I1 माइनस का IG। ठीक है, ये हो गई। अच्छा, अब आप इसमें क्या करो, एक तो इसको मान लो लूप और इसको मान लो सेकंड लूप। ठीक है, आपसे पूछे तो ये तो लूप हो गया कौन सा? पहला, और ये लूप कौन सा हो गया? सेकंड वाला लूप हो गया। समझ में आया आपको? ठीक है बेटा, कब है? जब किरचॉफ के नियम की सहायता से, किसके नियम की सहायता से? किरचॉफ के नियम की सहायता से कहे तो आपको ये करना है, सिंपल कहे तो वो कर दीजिएगा। किरचॉफ से पूछ लेता है कई बार, तो जरा देखो ध्यान सुनिएगा। किरचॉफ के नियम से कहे तो आपको ये सारी थ्योरी ऐसी लिखनी है और ये करना है। क्या? आओ ज़रा देखो, लूप फर्स्ट में, लूप फर्स्ट में, अब लूप फर्स्ट में देखो तो क्या आएगा? यहाँ से चलो तो हम तो यही करते हैं किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, या वोल्टा के नियम से, वोल्टा का नियम कह सकते हो। देखो यहाँ से क्या आएगा? I1P धारा की दिशा में, फिर यहाँ आएगा IG इंटू G। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो थोड़ा सा लिख सकते हैं क्या? यदि धारा मापी का प्रतिरोध G हो तो G, ठीक है, G धारा मापी का है तो IG इंटू G, IG जो इसमें धारा जा रही है, G इसका प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ से होते हुए, ठीक, फिर यहाँ से होते हुए इधर जाओगे तो माइनस का I2 R बराबर क्या आएगा? 0, क्योंकि बैटरी है नहीं इस पूरे लूप में, इस लूप में। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर I1P प्लस का IG इंटू G बराबर I2 R। ठीक है, ऐसा हो गया। इक्वेशन नंबर से क्या दे दो? फर्स्ट। अब किस में? लूप सेकंड में। अब लूप सेकंड में करोगे तो क्या आएगा? आप कैसे करोगे? कैसे भी कर लो, ऐसे करके कर लो, यहाँ से यूँ, तो यहाँ से करोगे तो क्या आएगा? IG इंटू G ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ प्लस का I2 IG इंटू S, फिर जैसे जाओगे तो ये अपोजिट चलने लग गए आप, माइनस का I1 IG इंटू Q इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? यहाँ पर ऐसे आप ऐसे लिख सकते हो, I1 माइनस का IG इंटू Q, ठीक है, माइनस का IG इंटू G और I2 प्लस का IG इंटू S, ये कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा
अब क्या है, सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सेतु की संतुलन अवस्था देखनी है। संतुलन अवस्था कब होगी, जब इसमें धारा प्रवाहित ना हो, यानी कि IG 0 हो जाए। सेतु की संतुलन अवस्था में अब सेतु की संतुलन अवस्था में क्या करेगा बेटा, IG बराबर 0। तब समीकरण 1 से 1 व 2 से देखो जरा कैसे आएगा। इसमें IG 0 रखोगे क्या आएगा, इसमें I1 P प्लस 0 बराबर I2 R। तो I1 P बराबर I2 R, समीकरण 3 दे दो। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 से कर दो। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर IG 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, I1 Q, ये 0 हो गया, बराबर I2 S। तो I1 Q बराबर I2 S, समीकरण नंबर 4। डिवाइड करो इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, डिवाइड करोगे क्या आएगा, I1P अपॉन I1Q, I2R अपॉन I2S। तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक, बहुत अच्छा है। तो ऐसे आप ये कर सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं। वही सारी जो सेंटेंस मैंने बोले थे वो लिख दीजिएगा। तो ये किससे हो गया, किरचॉफ के नियम से। बिल्कुल सेम आप ये नोट कर सकते हो। ठीक है, किरचॉफ के नियम से कहे तो 2 लूप बना के आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, तो अच्छे से करिएगा। मैं अब इसके बाद बताऊँगा आपको मीटर सेतु क्या है और इसकी रचना कार्यप्रणाली समझाइए। ठीक है, थैंक यू।